बात कर रहा हूँ। हेलो। चलो भाई, अब आज हमारी ये पहली मैराथन है, ठीक है, मैथ्स की, जिसमें हम लोग एक पूरा सैंपल पेपर कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ही पूरा खत्म कर दे, ठीक है। क्या हम ना एक चीज और कर सकते हैं कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करें और जिस लेवल पे मुझे ये लगेगा कि अब सॉल्वेबल है उस पॉइंट पे फिर मैं छोड़ दूं क्या? आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसका पीडीएफ सबको शेयर मैं कर दूंगी, एग्जाम आइडिया का, नई वाली का पहला। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबको। ओके, वो बच्चे बीच में ना बोले जिन्हें अपने मार्क्स भी झूठ झूठ बताने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जैसा कि हमें पता है हमारे पास सेक्शंस कितने हैं मैथ्स के? ए, बी, सी, डी एंड ई। ओके, एंड मेरा फेवरेट पैटर्न ऑफ सॉल्विंग अ पेपर इज पीछे से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ई सेक्शन। ई सेक्शन में क्या होती है? केस स्टडीज होती हैं। तो लेट अस डू सम केस स्टडीज। ओके, तो सैंपल पेपर 1 की मैराथन। ओके, सेक्शन ई सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सेक्शन ई में हमारे पास क्या है? सेक्शन ई में वी हैव केस स्टडीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, केस स्टडी 1। तो पहला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, केस स्टडी 1। CS1 लिखा है मैंने, केस स्टडी 1। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर यार एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें एक कार के पीछे कुछ बच्चे भाग रहे हैं, ठीक है। एक वो भी है, क्या बोलता है, मोटरसाइकिल भी है। बारिश हो रही है, शायद छाता ले रखा है, ठीक है। कोई नहीं, क्वेश्चन तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, एनी हाउ यू कैन सी। हाँ, अभी कैसे देखे? कोई नहीं, अभी मैं डिस्क्राइब करती हूँ। लेट अस सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को द टेम्परेचर। क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, जस्ट लिसन टू द क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ सम डेज ड्यूरिंग रेनी सीजन इज गिवन बाय। टेम्परेचर इन्होंने क्या दे रखा है? रेनी सीजन में टेम्परेचर दे रखा है, गिवन बाय fx is equals to -0.1 x square plus m x plus 34.5, ठीक है। जहां पर इन्होंने बोल रखा है कि 0 से बड़ी या इक्वल टू x की वैल्यू छोटी देन इक्वल टू 15 होगा, वेयर m is any constant, m is any constant, ठीक है। एंड fx is the temperature in degree Celsius, ठीक है, एट x days, ठीक है। x डेज पर अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो तो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, उस दिन का टेम्परेचर मिल जाएगा, वेयर m इज सम कांस्टेंट, ठीक है। आई बात समझ में? और ये रेनी डे का टेम्परेचर है। अब इन्होंने ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 से। तो पहला आपका जो पार्ट गिवन है दैट इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो आपसे पूछा क्या गया है? डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 से 15, इन इंटरवल 0 से 15, ठीक है। पहला ये जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इफ 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, इन्होंने बोल रखा है अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट है। सेकंड में बोल रखा है इफ 2 इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड m, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं। ओके, उसके बाद दे रखा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है, ओके, ये किस टॉपिक से दे रखा है? डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, एक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक से आपको दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें, डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है?
ये आपको क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो किस फॉर्म में, ax² + bx + c, इस फॉर्म में दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो समहाउ कुछ ऐसा कर्व सा ही बनकर आएगा। ठीक है, अब इन्होंने x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 से लेकर के, यानी कि x की वैल्यू समहाउ 0 से लेकर के 15 तक है, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है और 15 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 0 भी इंक्लूडेड है और 15 भी इंक्लूडेड है। ओके, अब मुझे जरा ये बताओ कि क्या ये फंक्शन, हाँ अच्छा उस हिसाब से। अब पहले हम ये एक बात करें कि क्या ये फंक्शन आपका इस ओपन इंटरवल में वो है, डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। यस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। क्यों है डिफरेंशिएबल बच्चे, वैल्यूज एग्जैक्टली 0 नहीं है। ठीक है, 0 से अप्रोच कर रही है, 0 नहीं है। मतलब अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो ये 0 से लेकर के, ठीक है, 0 पे कुछ वैल्यू रही होगी से लेकर के 15 तक आएगा। ओके, कोई फंक्शन जब होता है उसके इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि x = अगर 15 है और ये यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो इस 15 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 15 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे इधर आपके मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ करे जा सकते हैं। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि आप उसके टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, आप उसके टेंजेंट का स्लोप ने, डिफरेंशिएबल यानी dy/dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, स्लोप क्या होता है, डायरेक्शन, स्लोप क्या होता है, डायरेक्शन। तो क्या एक पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शन हो सकती है, नहीं, इसलिए कभी एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं, जहां पे वैल्यू 0 नहीं है, जहां पे वैल्यू 15 नहीं है, दोनों के बीच का है, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर मैं एग्जैक्टली अगर 0 और 15 भी इंक्लूड कर दूं, तो अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 से 15 में, इसमें क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अगर आप 0 से 15 इंक्लूड कर भी दो तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, अनलेस बीच में कोई ब्रेक लगे हो। जैसे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो वो पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा 0 से 15, क्यों, क्योंकि बीच में बहुत सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। लेकिन ये वाला फंक्शन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, हाउएवर वो यही फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है, वो किस में डिफरेंशिएबल है, इसमें क्या है, ये डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, इधर कॉन्टिन्यूअस है, इधर डिफरेंशिएबल है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, पहला पॉइंट। ठीक है, इसका आंसर इतना बड़ा नहीं था लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा था और आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम इसका पीछे आंसर देखें भी तो इन्होंने क्या दे रखा है, केस स्टडी का फर्स्ट पार्ट का, fx is a polynomial so differentiable everywhere, hence it is differentiable, तो the function is differentiable। ठीक है, ओके, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, ये आपका आ गया। सेकंड बोल रखा है कि अगर दो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है मतलब उस पॉइंट पर उसका f'(x) 0 है, dy/dx जिस पॉइंट पर 0 आ जाता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। उसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। मान लो अगर अभी तक डिक्रीजिंग था, इस पॉइंट पे आके इसने अपनी इंक्रीजिंग कर लिया, समझ में आया? तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद इसकी डायरेक्शन बदल गई। भाई लाइफ टर्निंग पॉइंट आता है ना, टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ, ठीक है क्रिटिकल पॉइंट, लाइफ में टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया? तो अब इसका दो ऐसा पॉइंट था जहां पर उससे पहले अगर इंक्रीजिंग था, अगर उससे पहले इंक्रीजिंग था तो उसके बाद डिक्रीजिंग हो गया, और अगर उससे पहले
डिक्रीजिंग था तो उसके बाद इंक्रीजिंग। तो इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि एट पॉइंट 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2 ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा। ये बात समझ में आया? क्या ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? जी हाँ, ठीक है। तो इन्होंने बोला सिंस 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट तो f dash x at x is equals to 2 will be 0, will be, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? f dash x निकाल लो, f dash x निकाल लो पहले, क्या आ जाएगा? माइनस 0.2 x प्लस m प्लस m, ठीक है। और हमें इसमें क्या वैल्यू डालनी है? 2 वैल्यू डालनी है। तो f डैश 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.2 इंटू में 2 प्लस m इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 0.4 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4। m की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 आ गई, ठीक है। m की वैल्यू 0.4 आ गई। चेक कर ले आंसर, आंसर साथ साथ चेक करते हुए चलना है, ठीक है। m की वैल्यू 0.4 आ गई, ठीक है। बच्चे ये आप लोगों के लिए अभी ये है कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। घर जाकर के मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ये पूरा पेपर। और अभी आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन मत लिखो, ठीक है, लिखने का तरीका भी मत लिखो, ओके। वीडियो आपके साथ रहेगी। आपको करना क्या है, अभी जहाँ पे कैलकुलेशन लगे कि आप कर सकते हो वो मेरे साथ कॉपी पे बैठ करके कर लो। मैं अभी इधर अगर कैलकुलेट कर रही हूँ तो आप भी उधर कैलकुलेट कर लो। मतलब आप ये समझ लो हम लोग साथ में मिलकर के एक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बाय क्लियरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स, बाय क्लियरिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और बाकी घर जाकर के पूरा पेपर सॉल्व करना है। अगर ये आज की क्लास सही रहती है तो ऐसी और क्लासेस हम लोग अरेंज करेंगे जिसमें हम टारगेट करेंगे कि पूरा पूरा पेपर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करें। आई बात समझ में? तो m क्रिटिकल पॉइंट है, उससे सॉरी 2 क्रिटिकल पॉइंट था, उससे हमने m की वैल्यू निकाल ली थी। भाई ये तो जाहिर सा था कि m इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने थर्ड पार्ट में ही पूछा था फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसके इंटरवल कैसे बनेंगे? तो थर्ड पार्ट के लिए इधर लिख दो। फॉर थर्ड पार्ट अब हम लोग इधर लिख लेते हैं बच्चे थोड़ा। थर्ड पार्ट के लिए हमें करना क्या है? इंटरवल बनाओ। तो आपने इधर इंटरवल बनाया, इंटरवल, इसमें लिखेंगे आप साइन ऑफ f डैश x, और इधर आप लिखोगे, इधर क्या लिखोगे? इधर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्लैश स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल क्या बन जाएगा बच्चे? 0 से लेकर के 0.4 तक, ठीक है। एक ये इंटरवल बन गया, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा? 0.4 से लेकर के, हाँ 0.4 पे m की वैल्यू है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सही बात। x की वैल्यू तो 2 है ना, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, यस। और इधर क्या आ जाएगा हमारा? 2 से लेकर के 15 तक, और ये आ जाएगा हमारा दूसरा इंटरवल, ठीक है। तो अब आपके पास फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर देख लो, इधर हम लिख लेते हैं। हमने m की वैल्यू निकाल रखी है 0.4, m की वैल्यू हमने 0.4 निकाल रखी है। तो आपका फंक्शन अब क्या हो गया? आपका फंक्शन बन गया fx। अब आपका हो गया fx इज इक्वल टू माइनस 0.1 x का स्क्वायर प्लस 0.4 x प्लस 34.5, ठीक है। यही है आपका फंक्शन। अब आपको 0 से लेकर के 2 तक के बीच का कोई नंबर डालना है। 1 डाल दे, 1 डाल देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस 0.1 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 0.4 इंटू में 1 प्लस 34.5। आपको दिख रहा है सिर्फ एक यही नंबर है, तो डेफिनेटली दिस प्लस दिस विल बी ग्रेटर देन -1, -0.1। तो इसका साइन क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया कैसे आया साइन पॉजिटिव? हमने साइन चेक कर लिया है कि किस तरीके से साइन पॉजिटिव आया है। तो ये हमने क्या करा, वैल्यू एफ डैश एक्स था, नहीं ये एफ एक्स की वैल्यू चेक करनी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें किसकी चेक करनी है, एफ डैश एक्स की चेक करनी है। तो एफ डैश, पहले हम एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ये रहा माइनस 0.2 एक्स प्लस में 0.4। अब इधर एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल के देख लो, माइनस 0.2 इंटू में 1 प्लस 0.4। तो 0.4 में से 0.2 घटाओगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो पॉजिटिव ही है आपका, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर इस इंटरवल के लिए कौन सी वैल्यू पे चेक करूं, 3 ले लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू। तो आपका आ गया इधर एफ डैश 3 आ गया, विच इज इक्वल टू, अगर 3 डाल देंगे तो इधर क्या बन जाएगा, माइनस 0.2 इंटू में 3 प्लस 0.4 माइनस 0.6 प्लस 0.4 अर्थात माइनस 0.2। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, नेगेटिव आ गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी क्या, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। लेट अस चेक द आंसर सबके। तो इन्होंने दे दिया यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से 2 और डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग इन 2 से 15, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से 2 और 2 से 15 में क्या है, जीरो से 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसमें इन लोगों ने मिस्टेक कर रखा है, दोनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रखा है, आंसर में दोनों में ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रखा है। हालांकि इन्होंने बता रखा है एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव है और इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो इधर डिक्रीजिंग होना चाहिए। बुक की मिस्टेक हमने निकाल दी, ठीक कर लेना, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, इज दिस क्लियर? बोर्ड रब कर ले, 4 मार्क्स हमारी जेब में भाई। ये तो इसी क्वेश्चन का और वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के और वाले पार्ट में देख लो कि ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, हमने ये देखा था आपको इंटरवल कौन सा दे रखा था, 0 से 15। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2। हमने इसको डिवाइड कर लिया था 0 से 2, जिसमें फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। फिर 2 से 15 वाले फंक्शन में क्या था, ये इंटरवल में क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, पहले वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, यानी कि डेफिनेटली अगर इधर हम कुछ ग्राफ बना करके देखें तो क्या आ जाएगा, इधर आपके पास x इज इक्वल टू 0 है, इधर आपके पास x इज इक्वल टू 2 है, उधर आपके पास x इज इक्वल टू 15 है। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो इसको पहले वाले फंक्शन में इंक्रीजिंग है, फिर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है एंटिल 15 तक है। तो इतना तो तय है कि इस फंक्शन का एक मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। 2 क्या था, क्रिटिकल पॉइंट था हमारा एफ डैश एक्स हमारा कितना आया था बच्चे, माइनस 0.2 एक्स प्लस m आया था हमारा, जहां पर m की वैल्यू क्या थी हमारी 0.4 था, ठीक है। अगर हमें ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू लाई करती है या मिनिमम वैल्यू लाई करती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, माइनस 0.2 आ गया, ठीक है। क्योंकि आपका इस टाइप का सा हिसाब किताब है, एफ डबल डैश एक्स जो है वो आपका लेस देन 0 है, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम या मैक्सिमम? ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी।
मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। समझ में आया? ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठा लिया है? क्योंकि आपका f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल भी सकते हो। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? फंक्शन की है। कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यू आपको f डैश x में डालना है, नहीं, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू किस में डालना पड़ेगा? f(x) में डालना पड़ेगा और आपको f(2) निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को f(x) की वैल्यू बताओ, क्या था f(x) की वैल्यू बताओ? -0.1 x स्क्वायर प्लस 0.4 x प्लस 34.5। ठीक है, अब इसमें 2 वैल्यू डाल दो, तो 2 वैल्यू डाल दोगे आपका क्या आ जाएगा? -0.1 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 0.4 यानी इंटू में 2 प्लस 34.5। क्या आ गया बच्चे आंसर? -0.4 प्लस 0.8 और प्लस 34.5। आप देख सकते हो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे पॉजिटिव का 0.4 आ जाएगा जो कि इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका? 34.9। ये आपकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई 2 पर। ठीक है, अब क्योंकि जो आपको फंक्शन दे रखा था, अब ये तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम या फिर लोकल मैक्सिमम बोल सकते हो, क्योंकि एक इंटरवल में आपको दे रखा है तो आप इसको लोकल मैक्सिमम बोल सकते हो। ठीक है, अब आपका इंटरवल था 0 से 15। आपका इंटरवल क्या था? 0 से 15। एक वैल्यू आपकी f0 पे एग्जिस्ट करती है, एक वैल्यू आपकी f2 पर एग्जिस्ट करती है और एक वैल्यू f15 पर एग्जिस्ट करती है। f0 वाली f2 वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 34.9। f0 वाली कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 पे कितनी आ जाएगी? ये 0 34.5। 15 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 15 पे डायरेक्ट कैलकुलेट करें। 15 का स्क्वायर 225, 225 को करोगे तो 22.5 आ जाएगा। 225 इंटू में 0.1 इज 22.5 प्लस 0.4 इंटू में 15, 0.4 इंटू 15, 6 आ गया। ठीक है, तो प्लस का 6 आ गया एंड प्लस का 34.5। 34.5 प्लस 6 कितना हो गया? 6 और 34 40.5। 40.5 माइनस 22.5। ठीक है, इन्हें घटाओ भाई। 40 में से 22 गए 18, 40 में से 22 गए 18। ठीक है, 18 आ गया, यानी कि f15 पे वैल्यू क्या है? 18। f2 पे क्या वैल्यू है? 34 और उस पे 9 और उधर है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को कुछ इस टाइप के से देख सकते हो कि अगर हम देखें 0 पे हमने वैल्यू निकाली थी तो क्या थी? 0 पे वैल्यू क्या थी? 0 पे थी इसकी वैल्यू 34.5। बताओ ये वाला पॉइंट आपका क्या है? 34.5। ये वाला पॉइंट क्या है? 34.9। और 15 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 18। 15 पे वैल्यू क्या है? 18। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? 34.9। ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमम। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? 18। ठीक है, और अगर मैं बोलूं एट व्हाट वैल्यू ऑफ x लोकल मिनिमम एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू 15। अगर मैं बोलूं एट व्हाट वैल्यू ऑफ x लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू 2, तो आप इधर बोल सकते हो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू मैक्सिमम x इज इक्वल टू 2 विद वैल्यू कितनी है? 34.9। ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे लोकल, द सेल इज फॉर लोकल मिनिमम एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू
15 विद वैल्यू 18। समझ में आया? यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे। पहला कि अगर आपको कोई इंटरवल इस तरीके से दे रखा है तो आप उस पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन में इन्होंने 0 और 15 को इंक्लूडेड रखा हुआ था। अगर ये ओपन ब्रैकेट होता तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती? यस। कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती? नहीं। सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अगर इस तरीके से हो 0, 15 और इधर दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, और अगर दोनों तरफ मैं ओपन ब्रैकेट कर दूं तो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा? लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि तब आप 0 और 15 पे वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 0 और 15 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, और उससे छोटी वैल्यू क्या इंक्लूडेड है वो आपको पता नहीं। एक ही वैल्यू हमारी आएगी उस केस में 2 की, तो एक ही को मैक्सिमम कैसे बोल सकते हैं? तो मिनिमम की मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। हाँ, आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेकर के बता रखा है कि मैक्सिमम है। आपने डबल डेरिवेटिव टेस्ट दे करके ये तो बता दिया कि 2 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाते अगर इंटरवल ओपन होता तो। अब जैसा आप लोगों को मालूम है, ये वाला सैंपल पेपर आप लोग कर चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन पहली बात है बहुत टाइम पहले किया था, और दूसरी बात यह है कि जब मेरे साथ करोगे तो मैं उसमें भी 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगी, तो सो दैट आप सिमिलर क्वेश्चन भी लगा पाओ। तो आप जस्ट नॉट द क्वेश्चन, आप उससे सिमिलर क्वेश्चन के लिए भी फेमिलियराइज होगे। ये बात समझ में आ गई? एंड दिस कंप्लीट्स अवर वन क्वेश्चन विद द एंटायर कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, इसमें भी और पार्ट है, मतलब 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो केस स्टडी 37। ठीक है, सबके पास क्वेश्चन है ये, तो आप लोग वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। केस स्टडी 37, it is saying that read the following passage and answer the question given below। ठीक है, डिजाइन ऑफ द फ्लोर, डिजाइन ऑफ द फ्लोर आपको कैसा दे रखा है? कुछ इस टाइप से दे रखा है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, फिर इधर आपके पास ये आ गया, फिर आपके पास मतलब ये कैसा है, रेक्टेंगुलर सा है जिसके सेमी सर्कुलर एंड्स है, राइट? तो सेमी रेक्टेंगल विद सेमी सर्कुलर एंड। 10वीं में भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना, गुलाब जामुन वाला, सिलेंडर वेल हेमिस्फेरिकल एंड्स। ये याद आ गई, कोई बात नहीं। 27%, हाँ 27% हाँ हाँ बिल्कुल, वो रस्से का। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आर्किटेक्ट डिजाइन्स अ बिल्डिंग, ठीक है, जिसके फ्लोर का डिजाइन ये है, इन्होंने पता नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends. ठीक है, having perimeter 200 मीटर। perimeter कितना दे रखा है? 200। perimeter आपको दे रखा है बेटा 200 मीटर, shown above in the figure। ठीक है, if x and y represents the length and breadth of the rectangular region, find the area in terms of इन्होंने बता रखा है कि x इसका क्या है, रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ x है, और रेक्टेंगुलर ही रीजन का y क्या है, इसका विड्थ है। ठीक है, x और y है। ओके, तो फाइंड एरिया इन टर्म्स ऑफ x। तो इन्होंने बोल रखा है इन टर्म्स ऑफ x, तो x की टर्म्स में निकालना है, मतलब हमें y नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो आई थिंक आता ही है आप लोगों को। वैसे तो पेरीमीटर दे रखा है बच्चे, अगर हम ये देखें इसका पेरीमीटर होगा क्या, 2 पाई आर, सर्कल का 2 पाई आर। ठीक है, तो सर्कल का 2 पाई आर क्या हो जाएगा, पहले फॉर सर्कल, फॉर 2 सेमी सर्कल, फॉर या फॉर द पेरीमीटर, फॉर द पेरीमीटर अगर हम ले, अगर हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, circumference of the circle plus 2 length plus 2x कर दूं, plus 2x।
ठीक है, क्योंकि x ऊपर वाला और x नीचे वाला, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज सर्कल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सर्कल का रेडियस कितना, ये 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर। बच्चे आधा आधा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सर्कल पूरा बन गया, इधर से आधा उधर से आधा पूरा, तो हमने क्या ले लिया 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 200 हो जाएगा आपका। तो इधर आ गया आपका 200 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, 2 इंटू में पाई, या पाई को पाई रखे, पाई को पाई रहने देते हैं, ज्यादा तंग नहीं करते, ठीक है। 2 पाई आर इज y बाय 2 प्लस 2x, बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया आपका 200 माइनस 2x अपॉन में पाई इज इक्वल्स टू y, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है फाइंड द आंसर इन x, इन्होंने ये नहीं बोल रखा पाई की वैल्यू डाल लो, तो हम पाई की वैल्यू डाल भी नहीं थे, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल, क्या है पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो y बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर बाय 4 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा x इंटू में y की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो जस्ट ऐड हियर पाई बाय 4 y स्क्वायर कितना हो गया 200 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर प्लस x इंटू में 200 माइनस 2x अपॉन में पाई, राइट। ये हो गया आपको, इधर दिख रहा है पाई से इधर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और इधर क्या है, इधर तो कुछ भी कैंसिल नहीं है, तो ये हो गया आपका 200 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई प्लस 200x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में पाई, ठीक है। एलसीएम लेके करोगे, हैं एलसीएम लेके करना चाहते हो, ठीक है। वैसे तो जो क्वेश्चन वो पूछा गया था वो हमारा हो चुका है, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे इसको, पूरा चेक कर लेते हैं इन्होंने, हाँ पहला पार्ट, ठीक है, दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट। अब इन्होंने बोला था फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चे हम इसको फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर टू फाइंड, तो अब यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ओके विच पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज 0, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द लाइक केस स्टडीज दे आर यूजिंग द वर्ड क्रिटिकल पॉइंट, और ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए एफ डैश एक्स 0। तो फॉर टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट क्या करना पड़ेगा हमें, इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, एरिया को क्या करना पड़ेगा 0 टू फाइंड द वैल्यू, है बच्चे इसके डेरिवेटिव को 0 करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे dA अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। अरे आज तो हाँ वो शिवम छू मत देना कमरे को, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे भी आंसर बता रहे हैं अब, तो अब इसका डेरिवेटिव ले लो। तुमने निकाल भी दिया क्या, उरी बाबा, चलो मेरे को फटाफट इसका डेरिवेटिव बताओ। तो ये आ गया आपका हाँ 200 माइनस 2x अपॉन में 4 पाई इंटू में -2। आप नहीं भी बताते ना तो मैं कर लेती, यू नो बीइंग सो इंटेलिजेंट। प्लस अब क्या हो जाएगा, प्लस 200x का क्या हो जाएगा 200 माइनस 4x अपॉन में पाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे 4 से क्यों मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको काट ना दूं, क्या बात है यार, बुद्धि हो तो मेरे जैसी। -200 प्लस 2x
क्या? मैंने गलत कर दिया। ओके भाई मेरे पे मत हंसो ऐसे। -200 प्लस 2x प्लस 200, ठीक है, -4x इज इक्वल्स टू, यार कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? वही तो गलत है। हैं? इससे तुमने जल्दी तो नहीं काट दिया। इससे अच्छा तो मेरा गलत आंसर। हाँ मैं भी वही देख रही हूँ, क्योंकि इधर तो x की वैल्यू 0 आ रही है, फिर तो 200 से 200 कैंसिल हो गया, है ना? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ये कभी दीदी से इधर हमने π/4 तो ले ही रखा था, और तो कुछ करना नहीं था, इधर पाई था, पाई स्क्वायर हो गया था। चेक कर लेते, क्या पता आंसर भी यही आ रहा हो, वैसे इतना बेकार आंसर तो आएगा नहीं, फिर भी लेट्स सी। ये कौन सा पार्ट था? 37 का DA/ये इन्होंने 0 के इक्वल करा, तो इनका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 50 आ रहा है, और मेरे को 50 आता हुआ कहीं पर दिख नहीं रहा है। चलो ओके, 50 देखो कहां से आएगा। अब यहाँ पे देखो हमने कोई मिस्टेक करी है क्या? यहां तक हमारा ठीक था, 200 -2x हो गया था, 200 -2x, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पे कट गया था, y का आंसर आ गया। अगर हम ये ले तो एरिया ऑफ द सर्कल πr² होता है, πr² यानी कि पाई y का होल स्क्वायर, y की वैल्यू हमने निकाली रखी थी π/4, y² यानी कि 200 -2x का होल स्क्वायर अपॉन में π², पाई से ये कैंसिल हो गया, x इंटू में 200 -2x अपॉन में पाई, ठीक है। फिर हमने इसको क्या करा, 200 -2x अपॉन में पाई अपॉन में इधर आ गया 4 पाई प्लस 200x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में पाई आ गया, ओके। फिर हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो क्या आया हमारा, 200 -2x, 2 ट्वाइस 200 -2x, फिर -2 हमने इधर ले लिया, 4 पाई इधर आ गया, फाइन। फिर इधर आ गया हमारा, इसका 1/4 हम बाहर ही रखते हैं, 200 -4x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक भी ठीक ही है यार, कुछ तो गड़बड़ मिले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा ही शॉर्ट ही हो रहा है आज। यहाँ पे माइनस, ये तो हमारा डायरेक्टली आ रहा है -2x अपॉन में पाई इज इक्वल टू 0, और -2x अपॉन पाई इज इक्वल टू 0 तो बनना ही नहीं चाहिए, ये तो आना ही नहीं चाहिए। मेरे को पता नहीं, ऐसे लग रहा है 200 मीटर से रेक्टेंगल, जो कि होना नहीं चाहिए। हाँ मेरे हिसाब से 200 मीटर से एक रेक्टेंगल। नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरा है 200x, यहाँ पर ये था 200 इज इक्वल टू, यहाँ पर था 2πx यानी कि हमने y/2 लिया था, तो इन्होंने भी y/2 लिया है, ठीक है। 2x प्लस 2x ही तो लिया था हमने, 2x प्लस 2πr इज इक्वल टू 200, तो इनकी y की वैल्यू तो हमारी भी सेम ही आई है, 200 -2x अपॉन में पाई, ठीक है। अब इन्होंने एरिया जब करा, तो ये सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रखा है क्या? Find the find the area in terms of, सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकालना था यार, लिखा था ओडिया। सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, तो इन्होंने दे रखा है फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स, ठीक है। अब फिगर XY रिप्रेजेंट्स द रेक्टेंगुलर रीजन एंड फाइंड द यूज, ओके। सिर्फ एरिया में हमें रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया लेना था, ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला नहीं आएगा, तो लेट अस करेक्ट दिस। इन्होंने शेडेड रीजन दे रखा है, या तो इनको शेडेड रीजन देना चाहिए था कि फाइंड द ओके, फाइंड द एरिया ऑफ फंक्शन। अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। हाँ इन्होंने ए दे रखा है
ए इन्होंने इसको इस तरीके से शेड कर रखा है, यानी इस रीजन को इन्होंने क्या कर रखा है, शेड कर रखा है, और इस शेडेड रीजन को इन्होंने क्या बोल रखा है, ए। दिस वाज द डिटेलिंग दैट आई मिस्ड, ठीक है, ये डिटेलिंग मिस हो गया था। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अब एरिया आपका क्या आना चाहिए था, एक्स वाई आना चाहिए था। एक्स वाई करोगे तो आपका एक्स तो एक्स की टर्म्स में है ही है, और आपका वाई क्या हो गया, 200 माइनस 2x अपॉन में पाई, ठीक है। ये आपका एरिया आ गया 200 माइनस 2x अपॉन पाई, ये आपका एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ x। अब टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट dA बाय dx को 0 पुट करना है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, हम ले लेते हैं तो 200 माइनस 4x अपॉन में पाई इज इक्वल्स टू 0। मैंने डेरिवेटिव लेकर के 0 कर रही हूँ डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 200, x इज इक्वल्स टू 50। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 50 आ गया। फिर इसके बाद क्या करना था आप लोगों को, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड x एंड y एंड मैक्सिमाइज द एरिया, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे बता सकते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड x एंड y ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन दैट मैक्सिमाइज द एरिया, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एंड आपको सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से एक इंटरवल बनाओ 50 और एक इंटरवल बनाओ 50 से लेकर के इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी से 50 तक अगर आप लेते हो तो बीच में 0 आएगा, जब आपका 0 आएगा तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 की वैल्यू डाल दो। तो इसमें जैसे ही आप ये 0 डालोगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, 50 से इन्फिनिटी डालोगे तो नेगेटिव आएगा। 50 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू डालोगे, 100 डाल के देख लो, जैसे ही आप इधर 100 वैल्यू डालते हो तो क्या आ जाएगा, 400, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। तो पहले में ये पॉजिटिव है, दूसरे में ये नेगेटिव है, यानी कि पहले ये इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो रहा है। इफ इन द फर्स्ट हाफ, यानी कि अगर 50 से पहले, सिंस माइनस इन्फिनिटी से 50 तक फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड 50 से इंफिनिटी पे द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो एट x is equals to 50 area is मैक्सिमम, ठीक है। तो x की वैल्यू जब आपकी 50 है तो एरिया क्या है, मैक्सिमम है। ये हमने सिर्फ अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता करना हो तो इस तरीके से पता किया जाता है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होता तो डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते और आपको तुरंत नेगेटिव वैल्यू आती है और आप बोलते कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। किसको ये बात समझ में आई, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला आया समझ में, ठीक है। तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बता दिया। अब आपको x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू निकालनी है, इसमें डाल दो। तो आप देख लो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपकी, 200 माइनस 2x यानी कि 100 अपॉन में पाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 100 अपॉन में पाई। y की वैल्यू क्या आ गई, 100 अपॉन पाई। ये आपका क्वेश्चन डन, फर्स्ट पार्ट इसका डन, ठीक है। मतलब आप ये कह लो और वाला एक पार्ट आपका डन हो गया। और वाला दूसरा पार्ट क्या है, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, ये थर्ड पार्ट का ही और है, मतलब पूरे क्वेश्चन का और नहीं दे रखा, सिर्फ थर्ड पार्ट का। तो उसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगाओ, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो अगर मुझे इसी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना हो तो क्या करेंगे, हम इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव तो ले ही रखा था, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ले ही रखा था, सेकंड डेरिवेटिव ले लो, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, -4 अपॉन में पाई। सिंस सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो एट x इज इक्वल्स टू 50 एरिया इज मैक्सिमम, और एरिया की वैल्यू, और इन्होंने बोल रखा है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया। आपके पास x की वैल्यू है, आपके पास y की वैल्यू है, वो आपको शायद निकालनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि x तो आपके पास था ही,
तो अगर आप सेकंड पार्ट कर रहे होते तो कैसे करते, पहले x की वैल्यू निकाल करके सेकंड डेरिवेटिव दिखा करके मैक्सिमम निकाल दिया, फिर y की वैल्यू भी निकाल दी। अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया इज x इंटू में y यानी कि 50 इंटू में 100 अपॉन में पाई यानी कि कितना आ गया, कितना आ गया 50,000 50,000 अपॉन अच्छा हाँ 50 था, यस 50 था, तो 5,000 अपॉन में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, एक क्वेश्चन हमारा और कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इन एन ऑफिस कुछ एम्प्लॉइज हैं, एक का नाम है विनय, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है इकबाल। प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ सर्टेन फॉर्म, किसी फॉर्म की इनकमिंग कॉपीज को ये लोग वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। विनय प्रोसेसेस 50% ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो एक है हमारे पास विनय नाम का लड़का और दूसरा कौन है, सोनिया, और तीसरा कौन है, एक। बेटा कोई भी ऐसी बातें मत करो कि चैनल पे दंगे हो जाए। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर। ठीक है, तो एक बार सो विनय ने कितने पर प्रोसेस करे, 50% ऑफ द फॉर्म्स विनय ने करे। फिर आपके 20% कितने फॉर्म्स प्रोसेस करे, सोनिया ने, और 30% किसने करे, इकबाल ने। ठीक है, इसका ये तो प्रोसेस्ड है और इनके एरर रेट भी है, इनके क्या है बच्चे, एरर रेट भी है। एरर रेट कितने हैं बच्चे इनके, चेक कर लो। एरर रेट विनय का है 0.06, सोनिया का एरर रेट है 0.04 और इकबाल का एरर रेट है 0.03। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हो गया क्या क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं, फटाफट निपटाते हैं। आप प्रोबेबिलिटी की विनय ने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ले लेते हैं बच्चे हम, E1 विनय वाला, E2 ले लेते हैं हम सोनिया और E3 ले लेते हैं हम ये। ठीक है, और A आपका क्या था, एरर, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 अकर्ड। ये आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 अकर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 अकर। इस तरीके से लिखा जाएगा, जहां पर आप A को डिफाइन कर देना दैट इट इज एरर रेट। अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर, मतलब आपसे पूछा क्या गया है, बताओ भाई शिवम, क्या पूछा गया है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपसे पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1 अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 अकर्ड। बच्चे ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो कितना आंसर आ गया बच्चे, अगर हम इसको ले तो कितना आ जाएगा, 5/10 इंटू में 0.06। ठीक है, प्लस कितना आ गया, 2/10 प्लस इंटू में 0.04 प्लस 3/10 इंटू में 0.03। बच्चे आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, 1/10 आप कॉमन ले सकते हो। तो आपने 1/10 कॉमन लेकर के क्या कर दिया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 प्लस 0.08 प्लस 0.09। तो अगर आप इन्हें ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 9 और 8 17 4 हाँ 0.47। तो 0.47 अपॉन 10 यानी कि आपका आंसर आ गया 0.04
4 7 इतने चांसेस ऑफ एरर है आपके इनकी प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, कर ले हम क्वेश्चन नंबर 38। ये वाला क्वाइट इजी है, प्रोबेबिलिटी। ये दीदी चेक करिए। तो आप लोग चेक करते रहोगे, मैं बीच बीच में ना चेक करूं? हाँ ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है the manager of the company wants to do a quality check during inspection. He select a form at random from output. ठीक है, if the form selected at random has error, then find the probability that it was not processed by Vinay. कि विनय ने इसको प्रोसेस नहीं किया। तो कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ, या तो सोनिया ने प्रोसेस किया या फिर इकबाल ने किया, तो विनय ने नहीं किया। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि विनय ने किया और फिर 1 में से माइनस करते हैं। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो हम विनय वाला निकाल लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए ऑलरेडी अकर निकाल लेते हैं हम, कि विनय की अगर एरर है तो विनय के प्रोसेस करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, विनय वाला यानी कि 5/10 इंटू में 0.6 था, तो 6/100 कर दो, अपॉन में टोटल आ जाएगा। टोटल हमारा इतना था, तो टोटल डायरेक्टली इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लूं, क्योंकि हमें यही तो पूरा कैलकुलेट करके लगाना है। तो मैं डायरेक्टली ले दे रही हूँ। ये आ गया आपका 47/1000। तो ये कितना हो गया, 1000 से ही पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो यू कैन यूज दिस, आप नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख करके डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका 30 अपॉन में 47। ये तो हुआ कि विनय ने ही किया है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी की E1 ने नहीं किया व्हेन ए ऑलरेडी अकर, तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की E1 ने ही किया व्हेन ए ऑलरेडी गिवन, ऐसा ही होगा। तो 1 माइनस 30/47 यानी कि 17/47। मुझे बताओ आंसर सही है या गलत है? सही है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते थे, तो सोनिया और उसका क्या बोलते हैं, इकबाल का भी कर सकते थे, बट ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ब्लर्ड हो रखा है इधर। भाई देखो, सक्सेसफुली कौन सा सेक्शन खत्म कर लिया हमने, मतलब हमने 12 नंबर सिक्योर कर लिए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कौन से पे आ जाते हैं, सेक्शन डी पर आते हैं हम। ठीक है, अब सेक्शन डी, सेक्शन नहीं, वैसे तो मैं पासवर्ड नहीं बता। 0005 खुल गया, खुल गया सच में। देख लो। चलो भाई, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32, प्लीज इधर ध्यान दो। ये आ गया आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, एक है आपका -1 से 1, एक है आपका 0 से 5, ओए प्लीज प्लीज प्लीज, फिर है आपका 3 से 2। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given this। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। बच्चे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने को आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक x एक्सिस y एक्सिस बना लो, वो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। आपने इधर ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इधर अगर हम बना लें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, यहाँ तक ले लें बस। इससे ज्यादा तो लेने की जरूरत है नहीं। फिर 1 2 4 5 6, ठीक है, और एक हमें -1 चाहिए, तो एक हम -1 ले लेते हैं। ठीक है, -1 से 1, -1 एंड 1, तो ये पॉइंट इधर आ गया आपका। ठीक है, इसको अगर मैं A लेट कर लूं, इसको अगर मैं B लेट कर लूं, और इसको अगर मैं C लेट कर लूं, फिर 0 से 5 यानी कि ये वाला पॉइंट, फिर 3 एंड 2 यानी कि 3 एंड 2 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो आपका ट्रायंगल कहाँ है,
ये आपका ट्रायंगल है. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल. दिस पॉइंट वॉज योर ए, दिस पॉइंट वॉज योर बी, दिस पॉइंट वॉज योर सी. अगर मान लो कोई बड़े बड़े नंबर दे रखे हो तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आपके एक्स जो है वो ऐसे ऑर्डर में लगे हुए हो, जैसे -1 सबसे छोटा, फिर 0 से बड़ा, फिर 3, ताकि आपको लिमिट्स के लिए जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट चाहिए होती है वो तो ऑलरेडी निकल कर आ जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया. तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसको किस तरीके से किया जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ ए बी करना है हमें. कहाँ से कहाँ तक करना है? -1 से 5 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BC. इंटीग्रेशन ऑफ BC कहाँ से कहाँ तक? 5. -1 से 0. हाँ, -1 से 0. यस, आई वॉज चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. Yeah, sure. ओके. 0 से 3 हो गया, फिर माइनस क्या करेंगे? अब बताओ जपित, या श्योर? बताओ ना. क्या? अब माइनस क्या अब करो? हम इसमें से माइनस करेंगे A to C from -1 to 3. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो -1 से 3. ठीक है, अब हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए, BC की भी चाहिए और AC की चाहिए. तो ए बी की इक्वेशन आप निकाल लो बच्चे. ए बी की इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी? ए बी तो ये क्या हो जाएगा? 5 -1 अपॉन में 0 + 1 इज इक्वल्स टू y -1 अपॉन में x + 1. राइट, यही होगा. तो ये क्या आ गया आपका? 4/1 इज इक्वल्स टू y -1 अपॉन में x + 1. तो ये आपका आ गया y इज इक्वल्स टू 4x + 4 + 1, यानी कि 4x + 5. चेक कर लो, चेक कर लो. क्या कैसे कराएंगे? स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से. ठीक है, स्लोप निकाल करके y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन x - x1. तो आपने ए बी निकालना था, तो 5 में से 1 घटाया, 0 + 1 कर दिया. ऐसे ही y में से 1 घटा करके x में +1 कर दिया. ए बी निकल गया. ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? BC. तो BC के लिए क्या कर लेंगे बच्चे? अब मैं कर रही हूँ, मैं y वाला पहले लिख दे रही हूँ. तो y - 5 अपॉन में x - 0 इज इक्वल्स टू 2 - 5 अपॉन में 3. यही होगा. ठीक है, तो आपका y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? y की वैल्यू आ गई आपकी, y की ये -3 हो गया, यानी कि -1. तो -x + 5, -x + 5. चेक कर लो, यही आएगा ना, -x + 5. ठीक है, BC भी आपका निकाल दिया. फिर आपको क्या निकालना है? AC निकालना है. तो AC के लिए आप क्या करेंगे? AC के लिए हम क्या करेंगे? y -1 अपॉन में x + 1, और इधर आ जाएगा आपका y2 - y1, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 अपॉन में 3 + 1 यानी कि 4. तो ये हो गया आपका y इज इक्वल्स टू x + 1/4 + 1, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/4 x + 5. ठीक है, ये आ गया आपका. अब ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं या मैं पूरा करके दिखाऊं? कर सकते हैं. कर सकते हैं. तो शुड आई लीव द क्वेश्चन हियर एट दिस पॉइंट ओनली? ठीक है, आपको अब अगर मैं वैसे लिख देती हूँ, ठीक है, आपको करना क्या है? एरिया जो आपका आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, वो क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे प्लीज ध्यान दो. -1 से लेकर के 0 ए बी क्या था आपका? 4x + 5 प्लस फिर 0 से लेकर के 3 तक. इधर BC ये वाला है, यानी कि -x + 5 माइनस इंटीग्रेशन -1 से 3. इधर क्या आ गया बेटा? 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर हो गया x + 5. इसको इंटीग्रेट करके वैल्यूज डाल देना. एरिया, मैं फाइनल एरिया का आंसर लिख देती हूँ. तो आप लोग का फाइनल आंसर आना कितना चाहिए? तो 32 का आंसर कितना आना चाहिए? 32 15/2 स्क्वायर यूनिट, 15/2 स्क्वायर
यूनिट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भैया एनर्जी कम हो गई सबकी नो सिर्फ 1 घंटे में। किसने बोला? किसने कहा है ना बेटा? हाँ क्या होता है? हाउ इज द जोश? हाय मैम। हाय हाय आदित्य। ओके, अब इधर आ जाओ। भैया एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, जिसकी एनर्जी कम हो गई उसके मार्क्स कम हो गए। हाउ इज द जोश? हाँ और 2 घंटे करो पर एक और पैकेट। ठीक है, जोश कम नहीं होना चाहिए। पेपर आने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? हैं? बेहतरीन मार्क्स लाने नहीं लाने, है ना? ताकि लोग बोलें उसके जैसा कभी मत पढ़ना। क्योंकि पढ़ ही नहीं पाओगे, मर जाओगे। हाँ, इतना पढ़ लेना। मुझे ऐसे मार्क्स नहीं लाने। Exactly. ठीक है, आपकी फोटोज हमारी एकेडमी में छपेंगी भैया। अब इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ सेक्शन डी। ठीक है, अब इधर है बच्चे आपका, चेक वेदर द रिलेशन इन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन आर इन दी सेट जेड। जेड किसका सेट है बच्चे? ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। फंक्शन क्या, रिलेशन आपको क्या दे रखा है? ओ भाई साहब, रिलेशन इज दिस दैट ए एंड बी, ठीक है, ओके, सच दैट ए प्लस बी is divisible by 2, is divisible by 2। ठीक है, आपको चेक करना है whether it is reflexive, symmetric और transitive and write the equivalence class। ठीक है, और इन्होंने ये भी दे रखा है check whether the relation R in the set of integers, ठीक है, a plus b is इंडिविजुअल, मतलब डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ओके बच्चे, माइनस वाले क्वेश्चंस तो बहुत करे हैं। लेस बांध रही हूँ मैं, मुझे मालूम है आप गिर जाओगे, मेरे को पता है। ठीक है, यस, रेडी फॉर द मैराथन? यस यस, ठीक है। a प्लस बी है, a माइनस बी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत करे हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है बच्चे? a प्लस बी वाला है। एक बात याद रखना, आपके इंटीजर्स दे रखे हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, रिफ्लेक्सिव अगर हम चेक करें तो फॉर एनी a, ठीक है, फॉर ऑल, द साइन इज फॉर ऑल a which belongs to integer, which belongs to integer, ठीक है, a plus a is equals to 2a। यस भाई 2a हो गया, यानी कि आप उसे को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में a, क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में a। और अगर आप 2 इंटू में a लिख सकते हो, अर्थात डिविजिबल बाय 2 है। which implies 2a is divisible by 2, so the function is reflexive। अच्छा, कभी अगर ऐसा ख्याल मन में आए कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, या कुछ है या नहीं है, बेटा एक बात याद रखना, इन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में ना इक्विवेलेंस क्लास पूछ रखी है। इन्होंने क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछ रखा है? राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, यानी कि रिफ्लेक्स ये पूरा ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तभी आपका नेक्स्ट पार्ट बना है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में क्या होगा? a plus b। if symmetric always starts with if, ठीक है, if a plus b
या फिर आप ऐसे कह सकते हो इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस implies that a plus b is divisible by Oh, 2, और अगर a plus b divisible by 2 है, which also implies that b plus a is also divisible by 2 as addition is commutative. As addition is commutative on, ठीक है, समझ में आया? तो ये भी आपका हो गया। ओके, अब आपको बताना है ट्रांजिटिव के लिए। अब आपको क्या बताना है ट्रांजिटिव के लिए? हाँ 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 हाँ, yes yes, this implies BA also belongs to relation. This implies function is symmetric. दिमाग बढ़ रहा है। वो विटामिन का कमाल है जो उसके अंदर गया है अभी। आयरन भी है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, दिमाग में गया, खुल गया दिमाग। ठीक है कैल्शियम भी है इसमें। बेटा, फ्रूट्स आर ऑलवेज द बेस्ट। ये तो सब बेकार चीजें हैं, ठीक है, फ्रूट्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। ट्रांजिटिव, तो इफ, प्लीज देख लो इधर, इफ ए बी belongs to R, this implies A plus B is divisible by 2. This implies A plus B is 2K for any K, where K is any constant, where K is any constant, ठीक है। And BC also belongs to relation, which implies B plus C is divisible by 2। तो आप कह सकते हो कि B plus C, which implies B plus C is equals to 2 लैम्डा ले लो, ठीक है, where लैम्डा is any constant, ठीक है। अब क्या करोगे? A plus B plus B plus C। और 2 वो उधर चल जाएगा, 2 भी उधर चला जाएगा, तो 2b plus 2 lambda plus 2k होल ट्वाइस हो जाएगा। चलो देखते हैं, ठीक है। तो एडिशन अब ले लेते हैं, एडिशन नाउ A plus B plus C is equals to 2k plus 2 lambda, 2k plus 2 lambda। तो इधर हो गया आपका A plus C plus 2B is equals to 2k plus 2 lambda। तो इधर हो गया आपका A plus C is equals to 2k plus 2 lambda minus 2b। तो A plus C is equals to 2 कॉमन आ गया, k plus lambda minus b, यानी कि कुछ भी हो 2 से डिविजिबल तो है ही है, ठीक है, which implies, हाँ, इसको आप कोई अलग कांस्टेंट बोल सकते हो, और हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि 2 आपने निकाल लिया और हमने जबरदस्ती डाला नहीं है, 2 आया था, ठीक है। तो which implies A plus B, A plus C is also divisible by 2। So which implies AC also belongs to relation, which implies the relation is transitive, ठीक है। अब 0 से कंटेनिंग कितने नंबर्स आएंगे? 0 से कंटेनिंग
कि 0 वाली कैटेगरी में कितने नंबर आ जाएंगे? 0 में क्या जोड़ोगे कि इवन बन जाए? 0 2 4 6 मतलब सारे नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हो 0 से रिलेटेड कितने नंबर है बच्चे? 0 से रिलेटेड नंबर आ गए 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो। तो 0 इक्विवेलेंट, और जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। और 0 इक्विवेलेंस क्लास में कितने एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे? 0 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? so this question is also done। इसके आगे क्वेश्चन करते हैं फिर हम। 22 नंबर हो गए, अभी पास तो होना है। मैथ्स मैराथन, डोंट फॉरगेट, ठीक है? इट्स एक्चुअली इसको मैराथन नहीं बोलते, इसको मैथन बोलते हैं, ठीक है? मैथाओन, forget that shut up अब इधर ध्यान दो बेटा। check whether the relation are defined in real number, a relation R which is defined in real number given by A B when A is less than B का cube is reflexive, symmetric और transitive। हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। बेटा A is less than A का B का क्यूब, ठीक है? लेस देन इक्वल टू, ठीक है? तो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपनी क्यूब से बड़ा है? 1/2 1/2। अपने क्यूब से कैसे? अच्छा अब -2 भी वैसे इसका एग्जांपल ठीक ही है, माइनस वाले नंबर्स। बच्चे जब आप क्यूब की बात करते हो तो नेगेटिव नंबर्स विल ऑल्सो मेक सेंस, ठीक है? लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करें तो सिर्फ अपॉन में आता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो सिर्फ अपॉन। तो इट्स बेटर कि अपॉन वाले याद रखो, स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा और क्यूब वाला भी। अब इधर ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो इधर, ठीक है? तो क्योंकि अब ये फंक्शन आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो वी नो दैट द फंक्शन इज, सॉरी फंक्शन तो है नहीं है, रिलेशन, ठीक है? द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका बस एक एग्जांपल दे दो फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव अब यहाँ पर हमें मालूम है कि क्या मालूम है हमें? क्या बताई थी मैं? 1/2 ओवरऑल Yeah. X which is equal to 1/2, ठीक है? 1/2 which implies 1/2 is neither smaller or nor equal to 1/8, ठीक है? Which also implies 1/2 comma 1/2 does not belong to relation, ठीक है? उसको x की जगह a भी लिखना चाहिए है? x इक्वल्स टू की जगह a इक्वल्स टू नहीं लिखना चाहिए। हाँ आप ए कर सकते हो, यस दैट। द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसका सिमेट्रिक बताना मैंने आपको बताया था, कैसे बताते हैं इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किस तरीके से लेना होता है बच्चे? आपको फॉर सिमेट्रिक, अब ये है तो सिमेट्रिक भी नहीं, वो तो ट्रांजिटिव के लिए होता है ना। सिमेट्रिक का तो बहुत आसान है। फॉर सिमेट्रिक, फॉर वन एंड टू ले लो, 1 and 2 belongs to relation, 1 and 2 belongs to relation as 1 is less than 2 का क्यूब, right? But 2 1 does not belongs to R, ठीक है? Why? Since or as
बस नंबर ऐसे लेना कि अब 2 और 3 मत ले लेना, क्योंकि अगर आप 2 और 3 लेते हो तो 2 27 से छोटा है और 3 8 से छोटा है, तो वो तो दोनों केस में आ रहा है, तो 2 3 दोनों केस में हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही रहता है, वो कोई बड़ा नंबर बनता नहीं है। समझ में आया? तो आपको नंबर अपने वाइजली सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और दूसरी बात कि देखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव मतलब छोटा है या नहीं है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ये बात समझ में? अब इसके बाद आता है बच्चे आपका, ये तो सिमेट्रिक का होगा, ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? अब आपको एक नंबर ए के प्लेस पे सेलेक्ट करना है, एक नंबर आपको बी के प्लेस पे सेलेक्ट करना है, और एक नंबर आपको सी के प्लेस पे सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था ऐसे केसेस में हमेशा बेटर रहता है कि पहले बीच का नंबर सेलेक्ट कर लो। तो बीच का नंबर क्या सेलेक्ट कर लोगे आप? जैसे मान लो अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पर है, हाँ 10 ले लो। 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़ जाने दो, 4 ले लो, ठीक है। 4 की क्यूब 4 की क्यूब 64, ठीक है 64, ठीक है 64। तो इधर नंबर ले लो 63, इधर नंबर ले लो 63, ठीक है। अब 4 किसकी क्यूब से छोटा है? 1 की क्यूब से तो नहीं, 2 की क्यूब से छोटा है। सबसे छोटा नंबर लो जिसकी क्यूब से ये छोटा हो, तो 1 तो नहीं आएगा, 2 आ गया। अब आप देखो क्या 63 एंड 4 रिलेशन को बिलोंग करेंगे? 63 एंड 4 रिलेशन को बिलोंग करेंगे। क्यों? बिकॉज 63 इज लेस देन 4 का क्यूब। क्या 4 और 2 बिलोंग करेंगे रिलेशन को? यस, एज 4 इज लेस देन 2 का क्यूब। क्या आपका 63 एंड 2 बिलोंग करेगा? दिस विल नॉट बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 63 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब। ऊपर में इक्वल टू नहीं दे रखा था क्वेश्चन में बच्चे? दे रखा है, इक्वल टू भी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. पक्का 100%? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स खत्म हो गए, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ अ रिवीजन आल्सो, Yes. ठीक है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर मैराथन, ठीक है। भाई क्वेश्चन एक बारी देख लेना यार, सही उतारा है नहीं उतारा, देख लो एक बारी। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा आई कैप जे कैप आई, सही है। अब कुछ भी गलती हुई तो आदित्य को पकड़ेंगे ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इन्होंने बोला था चेक वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, ठीक है। वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, इसके लिए बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर देना, ये मैं नहीं कर रही। जस्ट अप्लाई फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा। कभी भी अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हो, सबसे पहले देख लो कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है, और इस केस में लाइंस पैरेलल हैं क्या? 1 2 2 3 2 6, तो लाइंस पैरेलल नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आई बात? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। इसका वो ले लेते हो आप अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये फॉर्मूला लगा लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। वी आर नॉट हम बेटा, हाँ जो भी डिस्टेंस आता है वो हम पॉजिटिव कर देते हैं, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, विल डू दैट। इज दिस क्लियर और नॉट? ये कर लेना यार, वी आर नॉट डूइंग दैट नाउ। About they are saying that if it is intersecting, find the point of intersection, POI, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है परी? शिवम, आदित्य
देखो अब आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिख ले रही हूँ। जैसे पहली लाइन x माइनस 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू लैम्डा। अब x y z को लैम्डा की फॉर्म्स में लिख लो। x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 4। आ गया आपका। ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन को कर लो तो क्या आ जाएगा बच्चे, x माइनस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z अपॉन में 6 इज इक्वल टू z अपॉन 6 इज इक्वल टू म्यू। तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5, y इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 एंड z इज इक्वल टू 6 म्यू। अब करना क्या है, आपको दो इक्वेशंस को इक्वेट करके दो इक्वेशन बना लेनी है एंड देन यू कैन सॉल्व देम। ठीक है, तो अब इधर आप ऐसे कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5 यानी कि लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ऐसे ही इधर से ले लेते हैं हम, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 2 लैम्डा माइनस 6 म्यू, 2 लैम्डा माइनस 6 म्यू इज इक्वल टू 4। क्या बच्चे, सेम इक्वेशन बन गई, कैसे बच्चे, बस 2 कॉमन ले। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, क्योंकि ये पैरेलल तो नहीं आने चाहिए ना। ये पॉइंट्स पैरेलल क्यों नहीं हो सकते? ये बिल्कुल ही बच्चे इक्वेशंस एकदम पैरेलल आ जाएंगी तो फिर आपकी वो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा ना। 2 लैम्डा इसको इक्वेट करूंगी तो इधर हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, x माइनस 5 अपॉन में 3, y प्लस 2 अपॉन में j ही था ना, इधर k तो नहीं है, अपॉन में 2 एंड z माइनस 0 आ जाएगा अपॉन में 6 इज इक्वल टू म्यू। तो ये हो गया आपका 3 म्यू प्लस 5, 2 म्यू माइनस 2 और इधर क्या आ गया 6 म्यू। ठीक है, सही है ना इतना। अगर मैं इधर वैल्यू लूंगी तो 2, चलो इससे सॉल्व नहीं हो रहा, हम दूसरी इक्वेशन लेकर के जब तक सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकलेगा ही। 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2, राइट। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 4। तो इधर हमारी क्या इक्वेशन बन गई है, लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको कर लेते हैं माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया आपका माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 4। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 2, म्यू की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। गलत आया था जो आपने पहले लिखा। बच्चे वो इक्वेशन ना समहाउ पैरेलल से आ रही थी, तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने में ना लाइंस ही पैरेलल हो रही थी, तो उससे म्यू की वैल्यू निकल नहीं रही थी। ठीक है, अगर मैं इधर म्यू की वैल्यू डाल दूं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आपका क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 3 म्यू यानी कि -6, -6 प्लस 5 -1। ऐसे ही -4 -2 -4 -2 -6 हो गया ये आपका। इक्वल्स टू 0 हो गया फिर तो। ये देखो यहाँ -2 डालो, इधर डाला है ना हमने, नहीं 0 भी होगा। लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -2। शिवम थोड़ा तो पीछे करो, 6 -12, एक बार चेक करना से है, आंसर आ गया ना। फिर भी ये लड़के तंग कर रहे हैं भैया। ये क्वेश्चन डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, लेट अस ड्रॉप दिस। चलो भाई अगला क्वेश्चन। हेलो हेलो,
तो क्वेश्चन नंबर 34 का ही और वाला पार्ट, 34 का और वाला पार्ट है बेटा। एनर्जी कम मत करो। मैडम ये पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं चाय मंगवानी तो बता दो। नहीं ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें करना क्या है हमारे को, फाइंड द वेक्टर। तो इन्होंने बोला कि वेक्टर एंड कार्टेशियन, तो दोनों ही इक्वेशन हमें निकालनी है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। पॉइंट क्या गिवन है, 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस x -8 अपॉन में 3, y +19 अपॉन में -16, z -10 अपॉन में 7 एंड x -15 अपॉन में 3, y -29 अपॉन में 8, z -5 अपॉन में -5। चेक कर लो, सही है, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने ये दे रखा है आपको कि दोनों के ही परपेंडिकुलर है, क्या दे रखा है, दोनों के ही परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट क्या ले दो, क्रॉस प्रोडक्ट ले दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसका आपको सिंस द डिजायरेबल लाइन is perpendicular to both, तो हम क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 कितना आ जाएगा हमारा, I कैप J कैप K कैप, कितना आ गया बच्चे, 3 -16 7 और फिर 3 8 एंड -5। तो हम इधर आई कैप ले लेते हैं। आई कैप में इधर क्या आ गया हमारे पास, 80 माइनस 56, 80 माइनस 56 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप में क्या आएगा हमारे पास, माइनस जे कैप में बताओ हमारे पास -15 -21 प्लस के कैप में क्या आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 48। बता दो इनके आंसर क्या आ जाएंगे, इधर 24 आएगा, 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप माइनस, अच्छा इधर माइनस आएगा, क्यों भाई, माइनस प्लस, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा, प्लस में कितना आ रहा है ये 72 के कैप। आप इधर देख रहे हो, इधर कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, 12 कॉमन आ रहा है, तो आप 12 कॉमन ले भी सकते हो। तो 12 कॉमन ले लोगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज डिजायरेबल अगेन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या है बेटा, ये आ गया हमारा पॉइंट, ये आ गया हमारी डायरेक्शन। तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा कर दो, ठीक है। फिर आ गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। आंसर चेक कर लो एक बार। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन डन, ठीक है। हाँ चेक कर लेना इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। अब अगला करें, लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन डी। चलो भाई अगला क्वेश्चन बेटा, पहले तो इसका ए इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले माइनस निकालेंगे बहुत सारे, ठीक है। क्या मतलब, वो तो सब निकाल ही लेंगे। ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल लोगे हैं, ए इनवर्स तो आता ही है, माइनस एंड कोफैक्टर्स। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ए इनवर्स निकालना ना आता हो, आई थिंक सबको आता ही होगा। तो आप ए इनवर्स की वैल्यू मेरे को बता दो, फिर मैं डायरेक्टली इधर लिख दे रही हूँ, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ए इनवर्स निकालना आता है। एक कॉम्पोजिट में इनवर्स निकालना है, क्योंकि वो ट्रांसपोज होता है बच्चे, सॉरी
ट्रांसपोज कंपोजिट, अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। ट्रांसपोज ठीक है। पहले मैं इसका वो निकाल, इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। क्या बात है, ये मैंने क्वेश्चन में देखा था सैम्पल। मैं जब बताती हूँ तो समझ में नहीं आता ना। नहीं मतलब वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे इसका इनवर्स मैं डायरेक्टली, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुम्हारी मम्मी को दिखाऊंगी। इसका इनवर्स मैं तो कुछ बोल रहा हूँ। बच्चे इनका ए इनवर्स ये आया है एक्चुअली, -3 -2 -4 -3 -2 -4 2 1 2 फिर 2 1 3। ठीक है, ये इनका ए इनवर्स आया है जिसको मैं डायरेक्टली ले रही हूँ। और एक बात याद रखना, ऐसा मत करना कि पता चला पहले ए का इनवर्स निकाल दिया और उसके बाद फिर आप लग रहे हो कि बेटा अब इस वाले के ए का इनवर्स निकालूंगा। नो, ठीक है। अगर हम इधर इक्वेशंस देखें तो ये क्या है आपका, ये बन गया आपका, इसका बनाऊंगी तो क्या बनेगा 1 -2 0 2 -1 -1 0 -1 एंड 1 -2 एंड 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इधर वाली जो आपकी मैट्रिसेस है उसका डायरेक्टली इधर ए ट्रांसपोज है। इधर क्या दे रखा है आपको, तो क्या इसको मैं ए ट्रांसपोज लिख सकती हूँ? ये हमारा एक्चुअल में ये जो ए मैट्रिक्स गिवन है ये उसी का क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है, इधर हमारा एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड, और इसके बाद फिर हमारी बी मैट्रिक्स इधर क्या हो जाएगी 10 8 और 7। ठीक है, अब हमें ए ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए, हमें चाहिए क्या, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो और हमारे पास ए का इनवर्स पड़ा हुआ है, तो एक बात याद रखना, ए के इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के ट्रांसपोज के इनवर्स के। तो हमें ये चाहिए और ये हमारे पास है, तो सिर्फ इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज ले दो, तो उसका ट्रांसपोज आ जाए, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3 -3 2 2 -2 1 1 -4 2 एंड 3, ये आ गया हमारा। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स आ गया हमारा। अब अगर अब हमें इधर मालूम है कि ए ट्रांसपोज x इज इक्वल टू बी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट प्री मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो x किसके इक्वल हो गया, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में b, तो इसको b से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, -3 2 2 -2 1 1 फिर -4 2 एंड 3। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, b से। b क्या था आपका 10 8 और 7। इधर आपके पास x y z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो आप ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू x y एंड z। ठीक है, ये स्टेप आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी वो क्या थी कि ये वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए और कहीं उसका इनवर्स मत निकालने लग जाना, वरना आप एक ही क्वेश्चन में डबल टाइम खाओगे। ठीक है, सिर्फ एक बार जब इनवर्स निकालना है तो उसको ढंग से निकाल लेना। तो हमने कितने सेक्शन, 2 सेक्शन खत्म कर दिए, टी और ई। हाँ बता दो, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। अब अगले, ये वी हैव कंप्लीटेड 2 सेक्शंस। पास हो गए। या ओके।